अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू लर्न बायोलॉजी विद ईज़। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी जो प्रॉब्लम आता है, कोई भी मसला आया है बायोलॉजी के हवाले से, तो उसको जो साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज की टॉपिक के अंदर हम लोग कोई बेसिक जो उसके स्टेप्स हैं उनको स्टडी करेंगे कि हम किसी भी मसले को हल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखें, हम लोग को पता है कि तमाम जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं उनके अंदर क्या है, कोई भी जब मसला पेश आता है तो उसके लिए एक साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उस मसले को हल करते हैं। तो अब बायोलॉजी के अंदर द साइंटिफिक मेथड used to solve biological problem is called biological method। अब मैं इसको उर्दू के अंदर भी बयान कर देती हूँ। वो साइंसी तरीक़ाकार जो कि बायोलॉजिकल मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। तो बिना स्टार्ट के देर के हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले दुनिया के अंदर स्टार्ट कब किया। तो ये तो स्टूडेंट्स बहुत अर्सा पहले से इस्तेमाल हो रहा है। इसकी छोटी सी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं हिस्ट्री के अंदर से कि जी सबसे पहले इसको कब यूज़ किया गया था। तो आपको याद होगा कि जो गलीलियो था, गलीलियो के अंदर जो पहला एक्सपेरिमेंट उसने किया था 1500 आई थिंक 90 था, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में तो 1590 था, जो उसने टेलीस्कोप की मदद से एक्सपेरिमेंट किया था एप्पल के गिरने का। तो सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था गलीलियो ने भी इसी साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल किया था एक्सपेरिमेंट्स को चेक करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इससे फ़ायदा क्या होगा हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम किसी प्रॉपर तरीके से किसी मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा जो यकीन होता है कि हमारा जो वो है, जो हम लोग जो मकसद है हमारा, जो हमारा मसला है, वो एग्जैक्ट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले किसी भी बायोलॉजी के अंदर किसी भी बायोलॉजिकल जो मसला है उसको हल करने के लिए, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक साइंटिस्ट कौन कौन से जो मेथड हैं यानी कि स्टेप्स उनको फॉलो करता है। जी, जो बेसिक स्टेप्स हैं वो हमारे पास है 6 रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि मसले की पहचान करना। ठीक है, मसले की पहचान करना। इसके बाद क्या होगा, मसले की पहचान करने के बाद क्या होगा, हम लोग उसकी ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदात की बात करें, हम देखेंगे हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम उससे ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम मुशाहिदात करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या आएगा, हम कोई ख्याल पैदा करेंगे, कोई हाइपोथेसिस देंगे, यानी कि कोई नज़रिया देंगे। हाइपोथेसिस, कोई नज़रिया, कोई ख्याल पेश करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब हमारा हाइपोथेसिस अगर दुरुस्त है, कोई नज़रिया ख्याल बन गया, तो उसको हम लॉजिक इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, लॉजिक यानी कि कोई तहकीक तलब ख्याल करेंगे, उसको लॉजिक इस्तेमाल करके, तौजीह इस्तेमाल करके हम कहेंगे कि ये दुरुस्त है, यानी तो इसको कहते हैं डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन के बाद हम क्या करेंगे, तजर्बा, एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात करना। अच्छा, तजर्बा भी हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम तज्जिया करेंगे। ठीक है, कि जो हमने ये किया है क्या वाकई ये दुरुस्त है,
ठीक है, तज्जिया करेंगे उसका, यानी कि उसको चेक करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो उसको हम कहते हैं समराइजेशन। समराइजेशन ऑफ डाटा, या उर्दू मीडियम की बात करें तो हम कहेंगे डाटा का क्या करना, तज्जिया करना। उसके बाद लास्ट में है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। यानी कि जो हमें हासिल हुआ है, जो भी हमें मटेरियल मिला है, जो भी डाटा मिला है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेमिनार्स के अंदर, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर हम जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो सेमिनार हो रही हैं, ठीक है, उनके अंदर जो जर्नल्स हैं, साइंटिफिक जर्नल हो गए, साइंटिफिक किताबें हैं, साइंटिफिक बुक्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर हम इसको पब्लिश कराएंगे, यानी कि छपवाएंगे कि हमने ये सर्च किया, ताकि जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो भी अब जो जो उस टॉपिक पर काम कर रहे हैं उनको भी पता चले कि हमने क्या फाइंड किया है। और अगर जो उसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं वो हमें बताएंगे कि मतलब जाहिर सी बात है, जो सेम टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो उनका भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, उनका एक्सपीरियंस। तो क्या होगा, इससे मज़ीद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारी जो फाइंडिंग्स हैं ये दुरुस्त सिमत में हैं या नहीं है। तो बिना ही देर के हम लोग फर्दर एक एक करके इन तमाम स्टेप्स को स्टडी करते हैं। जी, सबसे पहले है हमारे पास मसले की पहचान करना, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, कि जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमें पता कैसे चलेगा कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो प्रॉब्लम होगा या तो वो कोई पूछेगा, ठीक है, यानी कि समवन आस्क्ड, कोई बायोलॉजिस्ट से पूछ लेगा, ठीक है, या बायोलॉजिस्ट का उससे सामना होगा, मतलब कुछ वो फील करेगा, अपने आमने सामने इनकाउंटर कह सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि वो क्या है, खुद ब खुद उसके माइंड में आ जाएगा, जहन में कोई ख्याल आ जाएगा, बायोलॉजिस्ट के जहन में आ जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, हम क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल सवाल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये एग्ज़ाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में इसमें से ये वाला सवाल बहुत आता है कि बायोलॉजिकल मसले की तारीफ़ करें, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिफाइन इट। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, कोई ऐसा तहकीक तलब सवाल है जो कि या तो बायोलॉजी से कोई पूछता है या फिर वो उसके जहन में खुद से आ जाता है, ठीक है। तो हम कहें डिफाइन कैसे कहेंगे, हम कहेंगे सच ए रिसर्चेबल क्वेश्चन दैट asked by someone encounter biologist or comes to in biologist mind, कि एक ऐसा तहकीक तलब सवाल इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्वेश्चन, एक ऐसा तहकीक तलब सवाल जो कि बायोलॉजिस्ट से कोई अदारा भी पूछ सकता है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट का उससे सामना कैसे होगा, मतलब उससे कोई अदारा पूछ सकता है, या कहीं पर वो रिसर्च करा था और उसने कोई ऐसी अनहोनी चीज़ देखी है जो उससे पहले उसने मतलब महसूस नहीं की थी, नहीं देखी थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई शख्स उससे पूछ ले, या फिर ये भी पॉसिबल है कि बायोलॉजिस्ट के खुद से जहन में आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, ये बायोलॉजिकल मसला है। तो ये टॉपिक पहला हमने देखा रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, जो साइंटिस्ट है ना उसने क्या करना है, इस सवाल के मुतल्लिक जो भी उसको प्रॉब्लम था इससे मुतल्लिक उसने अपनी 5 जो सेंसेस हैं, ठीक है, 5 सेंसेस को, 5 जो सेंसेस हैं उनको यूज़ करना है। 5 सेंसेस कौन कौन सी, विजन,
ठीक है, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड, और दूसरी कौन सी है, छूने की यानी कि टच। ये जो 5 सेंसेस हैं उसको इस्तेमाल करते हुए वो क्या करेगा, अपने रिकॉल करेगा, यानी कि अपने जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशन है उनको भी करेगा और उसके साथ साथ प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशन को भी रिकॉल करेगा, साथ साथ क्या करेगा, वो न्यू ऑब्जर्वेशन भी करेगा, ठीक है, न्यू वंस यानी कि नए मुशाहिदात भी करेगा, जो उसका वो याद करेगा कि उसका पहले कौन कौन सी चीज़, मतलब उसने क्या क्या देखा था इस चीज़ के बारे में, अपने पिछले मुशाहिदात को भी वो जहन में लाएगा और साथ साथ नई चीज़ों को देखने की कोशिश करेगा या छूने की कोशिश, अपनी इन 5 सेंसेस की वजह से जिस तरह का उसका सवाल होगा वो क्या करेगा, नए जो मुशाहिदात हैं, जो न्यू ऑब्जर्वेशंस हैं वो करेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसी ऑब्जर्वेशन के हवाले से, वो इसकी टाइप्स पूछी जाती हैं कि ऑब्जर्वेशंस की 2 टाइप्स बताएं। तो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी वाली, ठीक है, और क्वांटिटेटिव यानी कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब एक कौन सी है, क्वालिटेटिव, और दूसरी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पर इनमें फ़र्क अगर आ जाए तो क्या है, जो क्वालिटेटिव हैं ये कांट मेजर, यानी कि इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं ना ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और जो क्वांटिटेटिव हैं मेजरेबल हैं, देख भी सकते हैं इसको, इन ऑब्जर्वेशंस वगैरह को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, तो ये इनमें फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो क्वांटिटेटिव हैं इनको ज़्यादा अहमियत हासिल है, ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। क्यों, रीज़न दें वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वंस, कि जो क्वांटिटेटिव हैं यानी कि जो मिकदारी मुशाहिदात हैं वो ये जो है माहिती हैं इनके मुकाबले में ज़्यादा दुरुस्त माने जाते हैं। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रिपीट कर रही हूँ, ज़रा गौर कीजिए कि जो क्वांटिटेटिव हैं यानी कि मिकदारी जो मुशाहिदात हैं उनको माहिती मुशाहिदात की निस्बत ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है। क्यों, वजह दें। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यस, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है मतलब मिकदारी जो मुशाहिदात हैं उनको इनकी क्वालिटेटिव की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। क्यों, इसलिए क्योंकि जो क्वांटिटेटिव हैं वो मेजरेबल हैं, ठीक है, और उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है, और टेबल्स की फॉर्म में हम उसको कर सकते हैं, डाटा की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और ये जो है मतलब इससे हम लोग इसको मेजरेबल है ना, तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। और जो क्वांटिटेटिव हैं इसको हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, और इसको नंबर हो गए यानी कि जो डिजिट्स हैं नंबर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, डिजिट्स की फॉर्म में कि इतना है, लेकिन जो क्वालिटेटिव है इसको हम ये नहीं कर सकते। दैट्स वाई कि ये क्या है, ज़्यादा ऑथेंटिक है। अब इसकी छोटी छोटी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। छोटी सी इसकी सबसे पहले क्वालिटेटिव की एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहेंगे क्या कौन सी एग्जांपल है, सिंपल सी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो पानी होता है, वाटर इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। अब इस मिसाल को समझिए, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पानी है उसका नुक्ता इंजमात जो है वो
कम है, ये ठंडा तर है, किसकी निस्बत नुक्ता उबाल या जो जिस पर जो बॉइलिंग पॉइंट जिस पर पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है उसकी निस्बत क्या है, कोल्डर है या कम है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका वाटर का वो क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कुछ पता नहीं है। सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वो कम है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ठंडा है यानी कि कोल्डर है, कम है किसकी निस्बत, बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत। कोई डिजिट्स नहीं है। अब हम इसको लिख नहीं सकते एग्जैक्टली डिजिट की फॉर्म में, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में हम लिख नहीं सकते कि कितना है। जब इसी को हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में लिखें तो हम क्या कहेंगे, इसको लेट्स से रेज करके अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे दी फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है, पॉइंट जो है वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स से देखिए एग्जैक्ट वैल्यू है ये फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जिस पर पानी बर्फ़ कर ठंडा होकर बर्फ़ बन जाता है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिस पर वो उबलने लग जाता है यानी कि बुखारात बन जाता है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर देखें हमारे पास वाज़े नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इससे हमें पता, आपको भी पता चल गया होगा कि ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सा है। यहाँ पर तो बस एक ख्याल दे रहे हैं, हमें कोई पता नहीं एग्जैक्टली कितना है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, हमें एग्जैक्ट उन्होंने नंबर दिया है, ठीक है।